हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, और बेटा आज इंश्योरेंस कंपनीज वाले चैप्टर का बेटा तीसरा यानी थर्ड वाला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बेटा आज की जो क्लास होने वाली है ध्यान से समझना। उसके अंदर पहले तो हम क्या करते हैं, पिछली दो क्लासेज जो हमने कवर की थी यानी क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2, उसमें बेटा हमने कुछ होमवर्क प्रोवाइड करवाया था, उनका एक बार आप आंसर देख लीजिए हमारे साथ साथ। और उसके बाद में बेटा हम आपको एक बार रिवाइज करवाएंगे। लास्ट क्लास में यूआरआर का कॉन्सेप्ट करवाया था, अनरियलाइज्ड रिस्क रिजर्व, और उसके बाद बेटा आज हम आपको रेवेन्यू अकाउंट की कुछ और प्रॉब्लम्स करवाएंगे, और उसके बाद में बेटा हम P&L अकाउंट पे अपने आप को आगे लेकर चलेंगे। अब सबसे पहले आप एक बात समझ लो बेटा, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो है ये समझ लो बेटा रेवेन्यू अकाउंट है। यानी आज की क्लास के बाद हम ये मानकर चलेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना बेटा वो एक तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर इससे ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस होते ही नहीं है। आप कभी भी अगर एग्जाम के पेपर को देखोगे तो वहां पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम पूछी गई है आज तक की अगर मैं बात करूं तो सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट प्रॉब्लम रेवेन्यू अकाउंट से ही मांगी जाती है। यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं से बेटा एग्जाम के अंदर आती है। तो एग्जाम पॉइंट से बात करें तो हमारा चैप्टर बेटा आज कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर थोड़ा बहुत आज हम P&L के बारे में बताएंगे, अगली क्लास में एक दो प्रॉब्लम P&L की करवाएंगे, और उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करना है। बेटा इसके अंदर बैलेंस शीट वगैरह रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम के लिए बैलेंस शीट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम बैलेंस शीट याद नहीं करेंगे क्योंकि बेटा एग्जाम में बैलेंस शीट आती ही नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ती है और एग्जाम में वो कभी आता नहीं है, तो बेवजह हमें टाइम खराब करके उसमें कोई फायदा नहीं है। तो हम एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें बेटा आज ऑलमोस्ट कवर कर देंगे। अब आप एक बात बताओ जल्दी से, जो हमारा इंश्योरेंस कंपनीज चल रहा था बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो उसके अंदर जो सबसे पहली क्लास थी उसके अंदर बेटा हमने आपको प्रॉब्लम नंबर 4 जो था वो होमवर्क में दिया था। क्या कहते हो, ये वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा था, देख लो, परफेक्ट एश्योरेंस कंपनी वाला आपने इसे किया होगा और आपका आंसर आना चाहिए था बेटा इतने रुपए। यहां से आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन बेटा कुछ इस तरीके से आना था। ये देखो प्रॉब्लम नंबर 4 में सबसे पहले आपको डायरेक्ट बिजनेस का प्रीमियम ले लेना था। मैंने डायरेक्ट बिजनेस में दो अमाउंट को ऐड कर दिया। कौन कौन सी? एक तो बेटा जो करंट ईयर में पॉलिसीज दी गई थी वो है 11,80,000, और 2,40,000 बेटा उसमें मैंने वो वाली पॉलिसीज का अमाउंट ऐड करवा दिया जो रिन्यूअल पॉलिसी वाला पैसा था। क्लियर है यहां तक? तो ये बेटा हो जाता है 14,20,000 डायरेक्ट बिजनेस पे। फिर एक्सेप्टेड पे 1,80,000 आया था और सीडेड पे 1,40,000 चला गया। एक्सेप्टेड वाला आपको याद है हमारा प्रीमियम का इनकम बनेगा तो उसे ऐड कर देंगे, और सीडेड का मतलब क्या, हमने अपना बिजनेस किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। तो बेटा अगर आप अपना बिजनेस ट्रांसफर करोगे तो आपको उसके ऊपर प्रीमियम भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ये हमारा टोटल आ जाता था 14,60,000। ये आ जाता था अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट टुवर्ड्स प्रीमियम। ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था जो क्लास नंबर 1 में होमवर्क दिया था बेटा। फिर अगर आप देखोगे प्रॉब्लम नंबर 6, इसके बाद में हमने आपको बेटा प्रॉब्लम नंबर 6 दी थी। प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर बेटा यहां से देखो बहुत सारी बातें दे रखी हैं। यहां पर इस प्रॉब्लम में बच्चों आपसे इंश्योरेंस, ध्यान से समझना, इंश्योरेंस कंपनी की शेड्यूल नंबर 2 की डिमांड की गई है। देखो ना क्या कहा गया है, कह रहा आप अमाउंट ऑफ क्लेम बताओ, यानी आपको क्लेम इनकम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे बेटा, डायरेक्ट बिजनेस का कैलकुलेशन करोगे। तो जब डायरेक्ट बिजनेस का कैलकुलेशन करोगे तो 35,30,000 ये ले लेना, उसमें से बेटा 8,23,000 माइनस कर देना, 8,75,000 प्लस कर देना। ठीक है जी, ऐसे बेटा री इंश्योरेंस के ऊपर कर देना।
और ये रीइंश्योरेंस का क्लेम मिला है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट का 35,30,000 प्लस 8,75,000 माइनस 8,23,000, ये आ रहा होगा बेटा 35,82,000 ऐसे बेटा एक्सेप्टेड का सीडेड का माइनस कर देंगे। और इसी प्रॉब्लम में लास्ट में दिया हुआ था सर्वेयर एंड लीगल चार्जेस। आपको मैंने क्या कहा था, अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम को सेटल्ड करवाने के लिए अगर सर्वेयर को कुछ पेमेंट करती है या कोई लीगल एक्सपेंस पे करती है तो वो बेटा इसी क्लेम का पार्ट बनेगा और ये टोटल आ जाएगा 41,34,000 रुपीज। ये प्रॉब्लम नंबर 6 पे बच्चों कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में अगर आपको ध्यान हो तो प्रॉब्लम नंबर 8 बेटा हमारे होमवर्क में दिया गया था। तो जब 8 नंबर प्रॉब्लम पे आए थे, ये सीएमए के एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्या कह रही है बेटा, क्रेडेंशियल जनरल इंश्योरेंस कंपनी सप्लाई यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पर भी बेटा क्लेम के बारे में पूछा जा रहा है, सेम ट्रीटमेंट। ये लास्ट में बेटा आपका सर्वेयर फी और लीगल एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। तो आप इसमें भी क्या करोगे, डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम कैलकुलेट कर लोगे, एक्सेप्टेड वाला प्लस कर दोगे और बच्चों सीडेड वाला माइनस कर दोगे। और सर्वेयर और लीगल चार्जेस बेटा इसमें क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। तो अगर आपने इसको किया होगा तो इसका सॉल्यूशन आया होगा 99,61,300, क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस पे इतना आया, एक्सेप्टेड वाला बेटा ये है, सीडेड वाला माइनस कर दिया गया और बेटा जो सर्वेयर वाला चार्ज था वो बेटा यहां से माइनस कर दिया गया। तो प्रॉब्लम नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाती है। बेटा प्रॉब्लम नंबर 8 जो होमवर्क में था उसका सॉल्यूशन जो हमने यहां पर आपको दिखाया है उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। ये 4,55,500 रुपए आएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, क्लेम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, ये है 4,55,500। तो ये फाइनल नेट क्लेम भी चेंज हो जाएगा। यहां पर इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बदल जाएगा बेटा, 9226,500 प्लस 11,50,500 माइनस 4,55,500 रुपए प्लस 1,39,800, ये आएगा 1,16,061,300। यहां पर ये 5,55,500 लिखा हुआ है, जबकि 5,55,500 नहीं होगा, ये होगा 4,55,500 रुपए बेटा। यहां पर क्लियर है ना। और उसका आंसर आ जाएगा 1,00,61,300। तो 8th का ये सॉल्यूशन जो दिया इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर था, इसे आप ठीक कर लेना और इसका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आता है जी प्रॉब्लम नंबर 9। 9 नंबर प्रॉब्लम में क्या मांगा गया था बेटा, ये आप सभी ने कर लिया होगा और आंसर यही आ रहा होगा आपका। 9 नंबर बेटा ये है, इसमें हमसे दो चीजें मांगी गई है, नेट प्रीमियम अर्न्ड और नेट क्लेम इनकर्ड। यानी इस प्रॉब्लम में हमें दो अमाउंट कैलकुलेट करके बतानी है। एक शेड्यूल 1 की कैलकुलेशन करनी थी बेटा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, और दूसरा बेटा करना था अमाउंट ऑफ क्लेम। तो ये दोनों बातें अगर आप करोगे, पूरा प्रॉब्लम आपने पढ़ रखा होगा, तो उसका सॉल्यूशन बेटा कुछ इस तरीके से तैयार किया जाना था। प्रॉब्लम नंबर 9 में हमने क्या किया, ये देखो, जब हम नेट प्रीमियम अर्न्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने डायरेक्ट बिजनेस ले लिया, डायरेक्ट बिजनेस से कितना मिला वो ले लिया, उसमें से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, ओपनिंग वाला माइनस। तो इतने रुपए तो बेटा हमें डायरेक्ट बिजनेस से मिल गई। फिर हमारा एक्सेप्टेड वाला आप सभी को पता है प्लस होता है, एक्सेप्टेड पे इतना मिला, इतना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इतना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इसे प्लस माइनस कर दिया तो ये आ जाता है बेटा 7,82,000 रुपए। तो एक सब पहले वाला डायरेक्ट बिजनेस को बता रहा है टोटल ए, दूसरे वाला बता रहा है एक्सेप्टेड को, तीसरे वाला सीडेड, सीडेड पे इतना गया, इतना भी जाना बाकी, इतना ओपनिंग, तो 6,28,000। तो आप क्या करोगी, डायरेक्ट और एक्सेप्टेड को प्लस कर दो, सीडेड को माइनस। तो मैंने वही किया, ए प्लस बी माइनस सी। ये आपका आंसर आना चाहिए था बेटा किसका, ये आपका प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट होने वाला था 92,89,000 रुपीज। फिर बच्चों आ जाता है क्लेम की कैलकुलेशन,
ऐसे बेटा आपको क्लेम निकालना था, तो क्लेम का अमाउंट आना था 76,76,000। ये आपका बेटा प्रॉब्लम नंबर 9 का सॉल्यूशन बनना था। यानी 9th नंबर में हमसे दो बातों की डिमांड की गई, प्रीमियम की अमाउंट और क्लेम की अमाउंट, दोनों चीजें आपने कैलकुलेट कर ली होगी। फिर आ जाता है बेटा लास्ट क्लास के अंदर प्रॉब्लम नंबर, हमने अगर हम बात करें ये 10th वाली होमवर्क में दी थी। इसमें मैंने आपको सारी बातें समझाकर भेजा था और मैंने कहा था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,20,000 रुपए आएगा बेटा यहां पर। तो इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करना था बेटा, आपको इस तरीके से करना था। हाँ, अब सर ध्यान से सुनना, मैंने बेटा यहां पर 11,50,000 लिखा हुआ, बट आपका प्रीमियम अर्न का अमाउंट अलग आ रहा होगा। बेटा मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन बनाते वक्त चेंजेस इन यूआरआर को यहीं पर एडजस्ट कर दिया, बट आपको मैंने फॉर्मेट कैसे करवा रखा है कि यहां पर नेट प्रीमियम अर्न ले लो और यहां पर अलग से चेंजेस इन यूआरआर को एडजस्ट करके दिखा दो। बट यहां जो मैंने आंसर दिया बेटा उसमें चेंजेस इन यूआरआर इस 11,50,000 में ऑलरेडी एडजस्टेड है। ये देखो ना बेटा, प्रीमियम मिला था 13 लाख, जिसमें से री इंश्योरेंस का प्रीमियम माइनस हो गया, बचा 12। तो आपने आंसर बनाया होगा उसमें बेटा आपने यहाँ 12 लाख लिखा होगा, बाद में चेंजेस इन यूआरआर 50,000 माइनस कर दिया होगा, तो आपका 11,50,000 आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लेम इनकर्ड, कमीशन और ऑपरेटिंग, और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए था बेटा 1,20,000 रुपए। ठीक है, ये वर्किंग बना रखी है भाई। यूआरआर कैसे निकाला गया, 12 लाख रुपए का बेटा प्रीमियम है, 50% आपको क्या बनाना है, यूआरआर मेंटेन करना है। तो आपकी अमाउंट आनी चाहिए थी बेटा 6 लाख रुपए। उसमें से बेटा ओपनिंग यूआरआर का जो बैलेंस है वो माइनस कर दोगे, जो कि 5,50,000 रुपए। तो आपका चेंजेस इन यूआरआर का अमाउंट आ जाता है बेटा 50,000। ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ना, जो अभी करवाई, ये बेटा सेकंड क्लास का होमवर्क था, यानी क्लास नंबर 2 के अंदर हमने कवर किया था। और उसके बाद में बेटा हमने यूआरआर का कॉन्सेप्ट करवाया था, और उसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम होमवर्क में दी थी, प्रॉब्लम नंबर 14। अब 14 नंबर प्रॉब्लम बेटा थोड़ी सी बढ़िया प्रॉब्लम है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 की अगर बेटा हम बात करें, ये यहां पर आ जाओ, क्या कह रहा है बेटा, प्रॉब्लम नंबर 14। वेलकम इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कुछ इंफॉर्मेशंस बताई। ऑन 31 मार्च 2017 इट हैड रिजर्व फॉर यूआरआर, यानी इस कंपनी के पास बेटा 100 करोड़ का यूआरआर रखा हुआ है, जिसमें से 35 करोड़ मैराइन बिजनेस से है, 50 करोड़ फायर इंश्योरेंस से है, और 15 करोड़ जो है वो बेटा मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस से है। यानी अलग अलग एक्टिविटी का बेटा इन्होंने अलग अलग रिजर्व बनाया, तीनों का मिलकर 100 करोड़ है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ वेलकम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू क्रिएट रिजर्व एट 100% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम। क्या कह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, 100% प्रीमियम बनाती है, किसके रिस्पेक्ट में, मरीन बिजनेस के रिस्पेक्ट में, और 50% फायर और मिसलेनियस बिजनेस के लिए। 2017-18 के बारे में क्या बोला जा रहा है, जरा रीड करना बेटा। इंश्योर्ड इन पॉलिसीज इश्यूड, ये जो बेटा 35 करोड़ और 105 करोड़ और 28 करोड़ बताया गया ना, ये बेटा आपके डायरेक्ट बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, अदर इंश्योरेंस कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन। अंडरटेकन का मतलब क्या होता है, हमने रिस्क को एक्सेप्ट किया, यानी एक्सेप्टेड वाला बेटा हमेशा ऐड किया जाता है प्रीमियम। तो एक्सेप्टेड में देखो क्या क्या बताया गया है, रिसीव्ड इतना, रिसीवेबल ओपनिंग का इतना और क्लोजिंग का इतना। तो यहां पर आपको अलग अलग ऐसे करना था, ध्यान से समझना। एक्सेप्टेड की कैलकुलेशन जब आप करने वाले थे तो आपको ऐसे करना था, 12,50,000, उसमें क्लोजिंग वाला 4,40,000 प्लस हो जाता और 3,20,000 ओपनिंग वाला माइनस हो जाता। तो आपको इस तरीके से करना था, 12.5 प्लस 4.4 माइनस 3.2, तो ये आना था 13.7। ऐसे बेटा इसका करना था और इसका करना था। ये बेटा सीडेड का था, तो ये डायरेक्टली बाद में टोटल में से माइनस कर दिया जाना था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो
तो आपने ऐसे ही किया होगा, जरा यहां पर देख लो, ये डायरेक्ट बिजनेस का आया होगा, फिर आपको एक्सेप्टेड का 13.7 लेना था, सीडेड का माइनस, तो आपका नेट प्रीमियम आता 41.2। और आप सभी को पता है क्लोजिंग यूआरआर, बेटा इस पे 100% बनाया जाना था, तो इस पे पूरा अमाउंट बन जाता, इस पे 50% बनना है, और इस पे भी बेटा लास्ट वाले पे भी 50% बनना था। क्लियर है? और आपका ये ओपनिंग यूआरआर है, ये क्लोजिंग बनाना, इसका चेंज रेवेन्यू अकाउंट से हम क्या करवा देंगे बेटा, एडजस्ट करवा देंगे। क्या आपने यहां तक ये सारी बातें कवर कर ली थी? हाँ जी सर, क्लियर है बेटा? सर हमारा रेवेन्यू अकाउंट इससे थोड़ा अलग तरीके से बना होगा, मैं बता देता हूं आपका रेवेन्यू कैसे बना होगा, सुन लो। आपके रेवेन्यू में ओपनिंग आया, आपके रेवेन्यू में क्लोजिंग आया। अब ये सारी बात यहां से मैं एक बार कट कर रहा हूं, यहां पर आएगा बाई रेवेन्यू, और बाई रेवेन्यू में डिफरेंस आ जाएगा बेटा, ये टोटल भी अलग आएगा आपका टोटल आ रहा होगा, यहां पर आ रहा होगा 41.2, 41.2 में से 35 माइनस करोगे तो यहां रेवेन्यू में आएगा 6.2। यहां पर बेटा 50 था, हमें मेंटेन करना 65.85। आप ये वाला आंसर करके आओगे जो मैं करवा रहा हूं, और उसमें से बेटा 50 माइनस कर दोगे तो यहां पर आ जाएगा 15.85। यहां पर 15 आपके पास ओपनिंग में है, और क्लोजिंग में आपको 14.55 मेंटेन करना है, तो आपके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो अब रेवेन्यू अकाउंट में डाल दोगे 0.45। ये आंसर आपको तैयार करके आना था, और आप सभी ने ऐसा ही आंसर बेटा यहां पर बनाया होगा। ये बेटा हमारे पिछली 2 क्लास के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आपको करने के लिए दिए गए थे उनके आंसर्स थे, और आपने इनको बड़े ईमानदारी से कर भी लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले लास्ट क्लास को रिवाइज करवा रहा हूं, जल्दी से सुन लो जी बेटे, ध्यान से समझना। पिछली क्लास हमने स्टार्ट की थी बेटा यूआरआर के कॉन्सेप्ट से। अब दोबारा से समझना यूआरआर का कॉन्सेप्ट क्या है। यूआरआर की फुल फॉर्म बताओ क्या था? अनरियलाइज्ड रिस्क रिजर्व। तो पहले तो अपने माइंड में एक बात क्लियर कर लो, बेशक इस एडजस्टमेंट के अंदर यूआरआर का मतलब है अनरियलाइज्ड रिस्क रिजर्व, बट यहां रिजर्व का वो मतलब नहीं है, यानी यहां रिजर्व का मतलब प्रॉफिट से नहीं है बेटा, यहां रिजर्व का मतलब है बेटा प्रोविजन से। किससे रिलेट करता है? यहां पे रिजर्व वर्ड यूज किया गया, बट रिजर्व का मतलब है बेटा यहां प्रोविजन। अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यूआरआर का कॉन्सेप्ट क्यों अराइज हुआ और यूआरआर में हम करते क्या है। बेटा एक बात समझना, इंश्योरेंस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। जैसे नॉर्मल कंपनीज का अकाउंटिंग ईयर होता है, सेम टू सेम बेटा फाइनेंशियल ईयर इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है अप्रैल से लेकर मार्च। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बेटा इंश्योरेंस कंपनी के पास कस्टमर्स जो हैं वो साल में किसी भी दिन आ सकते हैं, यानी किसी भी डेट को आकर वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब बेटा पॉइंट ये है कि जब भी कस्टमर आकर इंश्योरेंस करवाएगा, नॉर्मली जनरल इंश्योरेंस बेटा, जनरल इंश्योरेंस का जो ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड होता है, वो 12 मंथ का पीरियड होता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 12 महीने का इंश्योरेंस होता है। अब मैं कह रहा हूं अगर एक कस्टमर बेटा इंश्योरेंस करवाता है साल में, अगर मान लो, ध्यान से समझना, आप ऐसे समझो, मैं आपको 2 केस बता रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। ये बेटा 1 अप्रैल हमारा ईयर का शुरुआत है और ये 31 मार्च बेटा हमारी लास्ट डेट है। अगर मान लो एक कस्टमर ने बेटा 1 अप्रैल को गाड़ी खरीदी, 1 अप्रैल को कार खरीदी, मान लो बेटा उसने यहां पर एक कार परचेज की, ठीक है। तो अगर वो यहां पर कार खरीदता, तो मेरा पॉइंट सुनना, उसने 1 अप्रैल को इंश्योरेंस करवाया होगा और 12 महीने का इंश्योरेंस यानी 31 दिसंबर तक उसका इंश्योरेंस वैलिड होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर कस्टमर ने 1 अप्रैल को इंश्योरेंस करवाया तो 31 मार्च को इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा, यानी ईयर एंड पे उसकी एक्सपायरी कंफर्म्ड है। अब अगर मान लो 31 मार्च तक उस कस्टमर की तरफ से बेटा कोई भी क्लेम की इंटीमेशन नहीं आई,
यानी कस्टमर ने किसी भी तरीके का क्लेम डिमांड नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या मानेगी कि इस कस्टमर को जो हमने इंश्योरेंस पॉलिसी दी थी, इस कस्टमर को कोई भी लॉस नहीं हुआ, और इसलिए बेटा इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को अपना करंट ईयर का इनकम या कह दो प्रॉफिट मान लेगी। क्या सोचकर कि भाई पॉलिसी एक्सपायर हो गई है, अब हमें कस्टमर को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जिम्मेदारी कहां तक ली थी, 31 मार्च। पॉइंट समझना बेटा, ये तो एक केस था कि अगर कस्टमर 1 अप्रैल को आता तो ही ऐसा होता। मान लो कस्टमर आता बेटा 1 जुलाई को आता। अब पहले तो ये समझो, अगर एक कस्टमर ने 1 जुलाई को कार खरीदी तो वो इंश्योरेंस बेटा कब करवाएगा? ऐसा तो है नहीं कि 1 अप्रैल को ही करवा लिया होगा। उसने इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी होगी 1 जुलाई को। अब एक बात बताओ, जब वो 1 जुलाई को इंश्योरेंस कंपनी के पास गया तो मेरे 2 बातों का जवाब देना। क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको पॉलिसी देने से मना कर देगी कि नहीं, हम तो उन्हीं कस्टमर को पॉलिसीज प्रोवाइड करवाते हैं जो साल के पहले दिन गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि हम 12 महीने का पॉलिसी देते हैं तो 1 अप्रैल से लेते तो 31 मार्च तक एक्सपायर हो जाती। सर ये कैसी बात कर रहे हो? बेटा पॉलिसी कस्टमर कभी भी ले सकता। अगर उसने 1 जुलाई को ली और उसने बेटा 1 जुलाई को जो प्रीमियम दिया गया होगा, उसने 12 महीने का प्रीमियम दिया होगा, तो उसका जो प्रीमियम है बेटा वो कब तक चलेगा? 30 जून तक चलेगा। यानी उसका ऐसे पीरियड चलेगा। बात समझ रहे हो? 1 जुलाई को पॉलिसी लेता है तो 30 जून तक बेटा वो वैलिड रहेगा, यानी पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी। और इन दोनों के बीच में बेटा 31 मार्च ईयर एंड का डेट आ जाता है। अब जरा अपने दिमाग पे जोर डालो, 31 मार्च ईयर एंड आ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दो। 31 मार्च को जब ईयर एंड हुआ तो बेटा यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने इस कस्टमर से जो प्रीमियम चार्ज किया होगा, इस कस्टमर से जो पॉलिसी के अगेंस्ट प्रीमियम चार्ज किया होगा, बस ये बता दो क्या 31 मार्च को ये पॉलिसी एक्सपायर हो गई? तो आंसर है नो। बेटा प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? प्रूडेंस का मानना है कि अभी आपकी पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई, तो इस पॉलिसी पे जो प्रीमियम मिला था ना, उससे आप अपनी करंट ईयर की रेवेन्यू इनकम कंसीडर मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि अभी भी इस पॉलिसी पे रिस्क बरकरार है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में इस कस्टमर को लॉस हो जाए और हमें इस कस्टमर को क्लेम देना पड़ जाए। तो ऐसी बातों से बचने के लिए लॉजिकली क्या है कि आप इस प्रीमियम को अपनी इनकम मत मानो। लेकिन बच्चों जरा सोचो, इंश्योरेंस कंपनी साल भर में बहुत सारे यानी कई हजारों लाखों करोड़ों पॉलिसी बेचती है, तो 31 मार्च को क्या वो एक एक पॉलिसी को चेक करेगी कि कौन एक्सपायर्ड कौन अनएक्सपायर्ड? अगर वो ऐसे करने लगेगी, देखो बेटा समझना, एक्सपायर्ड पॉलिसीज पे जो प्रीमियम मिला था वो करंट ईयर का इनकम बनना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो अनएक्सपायर्ड है उसका प्रीमियम करंट ईयर का इनकम नहीं बनना चाहिए। बट इंश्योरेंस कंपनी अगर एक एक पॉलिसी पे इतना सारा चेक करेगी तो बेटा उसका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, यानी उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए बेटा आईआरडीए ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनीज इतनी पॉलिसीज लोगों को दे रही हैं, एक एक पॉलिसी पे ये सब करना, ये सारा कैलकुलेशन करना अपने आप में एक टफ प्रोसेस साबित हो सकता है। इसलिए बेटा उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए। उन्होंने कहा कि आप करंट ईयर में जो भी प्रीमियम कमाते हो, जो भी प्रीमियम कमाने का मतलब डायरेक्ट बिजनेस प्लस एक्सेप्टेड माइनस सीडेड के बाद जो आपका नेट प्रीमियम बचता है, यानी डायरेक्ट में एक्सेप्टेड वाला ऐड करो और सीडेड वाला माइनस करने के बाद जो आपका टोटल बचता है उसे बोला जाता है नेट प्रीमियम। उस पे एक सर्टेन परसेंटेज आप यूआरआर बना लो, यानी एक रेट बता दिया कि इतना परसेंट आप प्रोविजन बनाकर रख दो। आप हर पॉलिसी को अलग अलग कैलकुलेट मत करो, एक स्टैंडर्ड रेट बना दिया कि इतना इतना परसेंट बना लो। अच्छा, उसमें बेटा फायर और मिसलेनियस डिवीजन के लिए अगर आप फायर में डील करते हो तो प्रीमियम का 50% यूआरआर बनेगा, करंट ईयर के प्रीमियम का 50%, और अगर मराइन बिजनेस में करते हो तो आपको 100% यूआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? ये रेट।
अब ये रेट जो थे ये स्टैंडर्ड रेट है, ये तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इंटरनली ऐसा फील होता है कि ये जो रेट है यानी प्रोविजन जो हम बना रहे हैं या प्रोविजन का ये 100 और 50% का रेट हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है, ये हमारे बिजनेस के लिए कम रेट है, यानी अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि हमें इससे भी ज्यादा रिस्क लग रहा है अपने बिजनेस में, तो वो बेटा एडिशनल प्रोविजन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकती हैं। बट मैंने कहा था हमारे एग्जाम के अंदर बेटा एडिशनल प्रोविजन तभी बनाना जब वो आपको बोले, अदरवाइज एडिशनल प्रोविजन कभी भी नहीं बनाया जाएगा। तो बेटा ये सारी बातें अगर आपको याद हो बच्चों, तो लास्ट क्लास में यही बातें मैंने आपको समझाई थी। मैं एक बार दिखा देता हूं, यहां पर आ जाओ। क्या कहा था मैंने कहा था हम चेंज इन यूआरआर कैलकुलेट करेंगे, फायर डिवीजन 50%, फायर डिवीजन का नेट प्रीमियम निकालो, उसका 50% आपको क्लोजिंग यूआरआर बनाना पड़ेगा। मराइन डिवीजन पे 100% और मिसलेनियस पे बेटा 50%। एडिशनल यूआरआर अगर प्रॉब्लम बोलता है तो कैलकुलेट करो, अगर प्रॉब्लम में नहीं बोला नो नीड फॉर एडिशनल यूआरआर, आपको खुद से नहीं करना। चेंजेस कैसे निकालोगे? हमारा जो प्रीमियम अर्न्ड का कैलकुलेशन आया, प्रीमियम अर्न्ड कैसे निकालोगे? डायरेक्ट प्लस एक्सेप्टेड माइनस सीडेड। तो ये अलग अलग प्रीमियम ले लिया बेटा, सबका अपना अपना रेट है, यहां पर वो रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात बताएगी इतने रुपए का, यानी करंट ईयर के प्रीमियम के बेसिस पे हमें इतने रुपए का यूआरआर बनाना चाहिए। तो ये आ जाएगा बच्चों क्लोजिंग यूआरआर की अमाउंट, और इसमें से आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर से ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा है, यानी जो ओपनिंग यूआरआर का बैलेंस है वो माइनस कर दो, तो डिफरेंस आपके लिए एडिशनल बनाना भी पड़ सकता है या प्रोविजन को कम भी करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा चेंजेस इन यूआरआर। अकाउंट मैंने बता ही दिया था बेटा, यूआरआर एक तरीके का आपका प्रोविजन है, प्रोविजन लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग प्रोविजन यहां पर आ जाएगा, क्लोजिंग यहां पर आ जाएगा। जो भी चेंज हो रहा है, अगर आपको यूआरआर बनाना पड़ रहा है बेटा, नॉर्मल बेटा हम जब भी प्रोविजन बनाते थे बचपन से लेकर आज तक, हमें एक एंट्री पास करनी होती थी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। यहां पर पी एंड एल को रिप्लेस कर दिया जाएगा रेवेन्यू अकाउंट से और प्रोविजन को रिप्लेस कर देंगे बेटा यूआरआर से। अगर आपको यूआरआर इस साल इंक्रीज करना तो आएगा रेवेन्यू टू यूआरआर, और अगर आपके पास पहले से यूआरआर ज्यादा है और आपको यूआरआर कम मेंटेन करना है तो जो एक्सेस अमाउंट है यूआरआर के अकाउंट में उसको रेवेन्यू में डाल देंगे, यानी यूआरआर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। ये सारी बातें बेटा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब आज की क्लास में बेटा हम प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बेटा बताइए, अदरवाइज आज जो प्रॉब्लम्स हमें करवानी है उनको मैं स्टार्ट करने वाला हूं अब। हाँ जी बेटा, तो अब आज का सबसे पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15 पे आएंगे सभी बच्चे, जल्दी से देखो क्या कह रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 तक की बातें हम कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास बेटा प्रॉब्लम नंबर 15 की बात करते हैं। क्या कह रहा है बेटा ये? आयुष्मान जनरल इंश्योरेंस कंपनी सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2020 से रिलेटेड बेटा कुछ बातें बता रहा है। ओके सर, इसमें देखो जी क्या कह रहा है। कह रहा है डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस की बातें की जा रही बेटा। सबसे पहले बेटा बताया प्रीमियम रिसीव्ड, फिर प्रीमियम पेड, फिर क्लेम पेड, क्लेम पेबल, और क्लेम पेबल में बेटा बताया जा रहा है 1 अप्रैल 2019 का, 31 मार्च 2020 का। फिर क्लेम रिसीव्ड के बारे में बताया जा रहा है 2,76,500। क्लेम रिसीवेबल बता रहा है बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग। कमीशन बता रहा है, और कमीशन अलग अलग बता रहा है, एक्सेप्टेड पे अलग, सीडेड पे अलग। चलो कोई बात नहीं। द अदर एक्सपेंस एंड इनकम आर एज अंडर। एक्सपेंस में बता रहा है रेंट, रेट एंड टैक्स 12,000, स्टैब्लिशमेंट चार्जेस बेटा 30,000, लीगल एक्सपेंस वैसे 50,000 रुपए के हैं, जिसमें से 20,000 इन कनेक्शन विद सेटलमेंट ऑफ क्लेम। आपको पता है लीगल चार्जेस जो हैं वो जो है 20,000 जो क्लेम से रिलेटेड है बेटा, वो डायरेक्टली क्लेम का पार्ट बनेगा।
इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंटल इनकम है बेटा 11,000, बट ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये आपकी नेट इनकम है और इनकम टैक्स डिडक्टेड ऑन अबव 2400 रुपए। बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया था, जो आपकी इनकम्स होंगी, जैसे आपका इंटरेस्ट डिविडेंड या रेंटल इनकम्स होंगी, वो हमेशा बेटा ग्रॉस अमाउंट पर आएंगी। नेट का मतलब क्या होता है कि वो आफ्टर टैक्स है, तो आप टैक्स वाला पार्ट उसमें वापस ऐड कर दो। ये 11,000 अगर नेट ऑफ टैक्स है, इसमें 2400 ऐड कर देंगे बेटा, तो 13,400 रुपए आपका ग्रॉस इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट माना जाएगा, यानी 13,400 रुपए आपका ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। यहां पर आगे बेटा कह रहा है रिजर्व फॉर यूआरआर इज टू बी मेंटेन्ड 40%। अब बेटा इसने 40% के लिए बोल दिया, तो हम कितना परसेंट बनाकर चलेंगे, 40% ही बनाकर चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर यूआरआर ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2000 बेटा आपके ओपनिंग की बात कर रहा है, कह रहा आपके पास ओपनिंग रिजर्व इतना था, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बेटा मैंने क्या कर रखा है, रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट यहीं पर बना रखा है, तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट यहां पर लाके फीड करता चला जाऊंगा। बट ये बातें तो बाद की बातें हैं, सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट सारे मैं रजिस्टर में बनाने वाला हूं बेटा, यहां पर नोटबुक के अंदर। यानी प्रॉब्लम नंबर 15 की अगर बच्चों हम बात करें, तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, पहले हमें प्रीमियम अर्न्ड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आ जाओ यहां पर, अब देखो ध्यान से देखना, शेड्यूल नंबर 1, और इसमें हम करेंगे प्रीमियम अर्न्ड की कैलकुलेशन। ठीक है यहां तक? हाँ जी सर। सबसे पहले यहां पर आएगा बच्चों डायरेक्ट बिजनेस। क्या आएगा बेटा? डायरेक्ट बिजनेस की बातें की जाएंगी। चलिए यहां पर आ जाओ डायरेक्ट बिजनेस को लेकर। डायरेक्ट बिजनेस पे जब जाएंगे तो बेटा डायरेक्ट बिजनेस पे प्रीमियम रिसीव्ड बताया जा रहा है 52,67,500। अब बेटा आपको प्रीमियम को लेकर कोई भी आउटस्टैंडिंग या एडवांस वगैरह कुछ भी नहीं बताया जा रहा ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये आ जाएगा 52,67,500। ये तो आ गया डायरेक्ट का। फिर ऐसे बेटा यहां पर ये 5,77,500 किसका मानोगे बेटा? ये माना जाएगा हमारा एक्सेप्टेड का। बेटा एक्सेप्टेड पे प्रीमियम मिलता है, सीडेड पे जाता है, तो यहां पर प्रीमियम रिसीव्ड बोलकर अगर वो री इंश्योरेंस के कॉलम में लिखता है तो आप समझ जाना ये एक्सेप्टेड की बात कर रहा है। तो एक्सेप्टेड वाला हमेशा क्या करेंगे बच्चों, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा बेटा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, और एक्सेप्टेड की अमाउंट है 577,500, 5,77,500 रुपए। अगले पॉइंट की बात करते हैं। और बेटा पेड किस पे होगा? सीडेड पे पे किया जाएगा 343, और माइनस री इंश्योरेंस सीडेड। और बच्चों सीडेड वाला अमाउंट यहां से कर दिया जाएगा माइनस। तो सीडेड का अमाउंट बताना कितना? 3,43,000, 3,43,000। जरा बताना ये कितना आता है प्लस माइनस करके। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 52,67,500, 5,77,500 माइनस 3,43,000, यह आ जाता है 55,02,000 रुपए। ये कहलाता है नेट प्रीमियम। ध्यान से समझना, नेट प्रीमियम। अब अगला पॉइंट, यहां पर मैं साइड में चेंजेस इन यूआरआर कैलकुलेट कर दूं बेटा। चेंजेस इन यूआरआर, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ जल्दी से, यूआरआर के बारे में क्या बोला जा रहा है? कह रहा है आपको यूआरआर बनाना पड़ेगा, जो कि कितना परसेंट है? 40% यूआरआर मेंटेन करना है। तो बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास नेट प्रीमियम की अमाउंट है, अपने पास बच्चों नेट प्रीमियम है, जिसको हम बोल सकते हैं ए।
55,02,000 रुपए हमारा नेट प्रीमियम का अमाउंट है। ओके, इसके बाद में आपको यूआरआर का रेट गिवन है बेटा। यूआरआर जो आपको मेंटेन करना है वो है जी 40%। इस बात का मतलब क्या निकलता है कि हमें क्लोजिंग यूआरआर इतना मेंटेन करना पड़ेगा, यानी क्लोजिंग यूआरआर रिक्वायर्ड आ जाएगा बेटा इससे। तो क्लोजिंग यूआरआर रिक्वायर्ड कैसे आएगा, ए को आप बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका 40% अगर आप देखोगे तो बेटा आता है 22,08,000 रुपए। 22,00,800, यानी हमें इतना यूआरआर, इतने रुपए का क्लोजिंग यूआरआर मेंटेन करना है। अब आ जाते हैं हमारे पास ओपनिंग यूआरआर कितना है। ये बेटा आपके पास ओपनिंग में रखा हुआ है 19,88,000, यानी इसमें से हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे ओपनिंग यूआरआर, ओपनिंग अनरियलाइज्ड रिस्क रिजर्व का अमाउंट माइनस कर देंगे 19,88,000। यह आ जाता 2,12,800 रुपए। यहां पर आ जाता है 2,12,800 रुपए। ये कहलाएगा चेंजेस इन यूआरआर, चेंजेस इन यूआरआर अकाउंट। बहुत बढ़िया, 2,12,800। अब ध्यान से समझना, ये 2,12,800 क्या कह रहा है, इतने रुपए का और यूआरआर बनाना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके, कुछ लोग क्या करते हैं 55,02,000 में से डायरेक्टली माइनस करते हैं और बैलेंस अमाउंट को प्रीमियम के अकाउंट में ले जाते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि मैं इसे ऐसे करवा देता हूं, नॉर्मली जैसे करवाता हूं। यहां पर लिखूंगा 55,02,000, ये बेटा मेरा रेवेन्यू अकाउंट है, फॉर्मेट बना रखा है टाइम बचाने के लिए। इसमें मैं कर दूंगा चेंजेस इन यूआरआर माइनस, चेंजेस इन यूआरआर कर दूंगा माइनस 2,12,800, यहां से हो जाएगा माइनस। चलिए सर, ये हमें समझ में आ गया। तो आपको पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा ये कैसे बनेगा। इसके अलावा इनकम्स के अंदर यहां पर बेटा इस प्रॉब्लम में आज से पहले कोई भी प्रॉब्लम मैंने रेवेन्यू अकाउंट का बनवाया, उसमें इंटरेस्ट डिविडेंड का पॉइंट नहीं होता था। इसमें है, कह रहा है इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट 11,000 हमारा नेट है, 2,400 रुपए का इनकम टैक्स बनता है, तो 13,400 रुपए बेटा आ जाएंगे यहां पर। तो जब आप रेवेन्यू अकाउंट बनाओगे तो आपको लिखा हुआ है यहां पर हमेशा कौन सा अमाउंट लेना है बेटा, ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस अमाउंट कैसे आएगा, 11,000 प्लस उसमें जो टैक्स डिडक्ट हो रखा है टीडीएस के नाम से वो ऐड कर दो, तो ये 13,400 आपकी इनकम बन जाएगी। बाकी सर ये यहां नहीं आएगा ना, एक सेकंड, ये यहां पर आएगा बेटा 11,000 प्लस 2,400, तो आ जाएगा 13,400 रुपए। बाकी ना कोई प्रॉफिट और लॉस है, ना कोई अदर इनकम है, तो यहां तक हम टोटल लगा सकते हैं 55,02,000 माइनस 2,12,800 प्लस 13,400, यह आ जाता है 53,53,026,00। ये हमारा टोटल ए कहलाएगा, यानी टोटल इनकम्स आ जाती हैं बेटा। हमने शेड्यूल नंबर 1 में प्रीमियम अर्न्ड कैलकुलेट किया, फिर हमने चेंजेस इन यूआरआर निकाला और इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट आपको नेट अमाउंट दे रखी थी उसको ग्रॉस कर दिया, तो 13,400 प्लस हो गया, तो ये आ जाता 53,02,600 रुपए। अब आ जाता क्लेम इनकर्ड की बातें करते हैं बेटा। क्लेम से रिलेटेड यहां बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं। ये डायरेक्ट बिजनेस पे पेड है, ये इतना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। अब बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, पेपर में आप कैसे कर सकते हो। आप क्लेम का कैलकुलेशन जब करोगे ध्यान से देखना, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो जो मैं करके दिखाता हूं। शेड्यूल नंबर 2 बेटा, एक तरीका तो मैंने पता है क्या करवाया था आपको, मैं अब आपको थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता देता हूं। एक तो हम क्या करते थे, ऐसे लिखते थे डायरेक्ट बिजनेस, फिर लिखते थे क्लेम पेड, फिर लिखते थे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर लिखते थे माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो उससे सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस का आता था। आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट बिजनेस लिखो और बारी बारी सारी बातें रिसीव्ड,
प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने से बजाय आप ब्रैकेट में सब कुछ दिखा दो। जैसे कि ये आपका 34,79,000, आप ब्रैकेट में सीधा सीधा लिख दो 34,79,000। अगर आपको टाइम बचाना है अपना थोड़ा, इसमें से बेटा आप क्लोजिंग वाला प्लस कर दो 5,16,600, तो इसमें मैं प्लस कर दूंगा 5,16,600, और इसमें से बेटा ओपनिंग वाला माइनस कर दूंगा फॉर 79,500, फॉर 79,500। बात तो बराबर ही है, बस हमने अब थोड़ा शॉर्टकट कर दिया बेटा इसका। तो 34,79,000 प्लस 5,16,600 माइनस 4,79,500, यह आ जाता है 35,36,100 रुपए। तो बड़ा नोट बनाने की बजाय हमने इसको शॉर्टकट में ऐसे भी बना देंगे। इसके अलावा इसमें प्लस हो जाएगा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड वाला क्लेम, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड वाला पार्ट ऐड कर दिया जाएगा बेटा। जब आप री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड को लोगे तो आ जाओ यहां पर एक्सेप्टेड पे आ जाओ बच्चों। एक्सेप्टेड वाले पार्ट पर जब जाओगे तो एक्सेप्टेड पे भी बेटा पे करना पड़ता है, ये देखो। तो हम बोलेंगे क्लेम पेड, ये 3,57,000 एक्सेप्टेड पे दिया गया होगा। तो सबसे पहले आएगा 3,57,000 रुपीज। उसके बाद में बेटा आपका ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, तो 49,000 को हम कर देंगे प्लस और ओपनिंग वाले को कर देंगे माइनस। ओपनिंग में हमारा 66,500, यह आ जाएगा 66,500 रुपीज। तो जरा इसका टोटलिंग वगैरह लगाना बेटा, तो आ जाएगा 3,57,000 प्लस 49,000 माइनस 66,500, तो आ जाएगा 3,39,500। ये एक्सेप्टेड आ गया, माइनस सीडेड आ जाएगा, री इंश्योरेंस सीडेड, और सीडेड आपको मालूम है माइनस करना है। तो सीडेड में आपको क्लेम आया होगा बेटा, तो कितना आया ये देखो, आपको आया 2,76,500, 2,76,500। क्लोजिंग इसमें प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग है बेटा 87,500, 87,500 प्लस, और बच्चों ओपनिंग वाला माइनस हो जाएगा 52,500 रुपए माइनस 52,500। जरा करना बेटा इसका बैलेंस कितना आ रहा है, तो 2,76,500 प्लस 87,500 माइनस 52,500, ये आ जाता है 3,11,500 रुपए। अब इस प्रॉब्लम के अंदर मेरे हिसाब से क्लेम से रिलेटेड शायद था, है ना बेटा, लीगल एक्सपेंस भी है बेटा, सेटलमेंट ऑफ क्लेम, तो ये तो यहां पर लिया ही नहीं सर हमने, अब ले लेंगे बेटा 20,000। तो एक काम करते हैं, पहले यहां तक का टोटल लगा लो, कितना आता है 35,16,100 प्लस 339,500 माइनस 3,11,500। इधर का टोटल आ रहा है 35,44,100 रुपए। और बच्चों इसमें अलग से ऐड कर दूंगा लीगल एक्सपेंस, और लीगल एक्सपेंस के नाम से अगर आप ध्यान से देखोगे, लिखा ना लीगल एक्सपेंस 20,000 क्लेम से रिलेटेड है, इसमें 20,000 एडिशनल यहां ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा बेटा 20,000 जोड़ने के बाद में 35,64,100, ये आ जाएगा बेटा हमारा शेड्यूल नंबर 2 का टोटल। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। तो बेटा हमने तो यहीं पर एक शेड्यूल बना रखा, वहां पे ले जाके लिख दूंगा मैं, तो 35,64,100 रुपीज। उसके बाद में बेटा अब हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन। कमीशन को रिलेटेड क्या बताया जा रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। कमीशन से रिलेटेड बातें बेटा, यहां पर कमीशन कहां है जी, 1,12,000, 10,500 प्लस
और सीडेड वाला 12,600 माइनस। तो ऐसे करते हैं, यहां पर बना लेते हैं शेड्यूल नंबर 3, और ये जो बनेगा बेटा ये बनेगा कमीशन से रिलेटेड। जब आप कमीशन का शेड्यूल पढ़ोगे बेटा तो सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट बिजनेस। तो डायरेक्ट बिजनेस में हमारा कितना आएगा, डायरेक्ट बिजनेस में आ जाएगा 1,12,000। तो 1,12,000 तो हमारा डायरेक्ट बिजनेस का है, और इसमें फिर एक्सेप्टेड वाला प्लस कर देंगे और सीडेड वाला बच्चों माइनस कर देंगे। तो एक्सेप्टेड वाला देखो 10,500 प्लस हो जाएगा, 10,500 प्लस, और सीडेड वाला जो था बेटा 12,600 वो माइनस हो जाएगा। जरा बताइए कितना आता है। तो ये आ जाएगा 1,12,000 प्लस 10,500 माइनस 12,600, ये आ जाता है 10,990। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। इसको कहां पर लेकर आ जाओ? नहीं सर, इसका नोट कहां पर बना रखा बेटा? सीधा यहीं पर बना रखा हमने। तो 10,9900। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं? अब लास्ट बचा बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं? तो आ जाओ यहां पर आ जाओ। तो यहां से आ जाएगा बेटा, देखो एक्सपेंस के बारे में नॉर्मली प्रॉब्लम्स में क्या कहता था, ऑपरेशंस के एक्सपेंस बता देता था। इस प्रॉब्लम में हमें एक्सपेंस नहीं बताया गया, टोटलिटी में अलग अलग बता दिया। ये रेंट ले लूंगा, स्टैब्लिशमेंट चार्ज ले लूंगा, ये 50,000 का टोटल लीगल है, जिसमें से 20,000 तो क्लेम में जा चुका। अरे बेटा 50,000 का जो टोटल लीगल एक्सपेंस है उसमें से 20,000 ऑलरेडी क्लेम में जा चुका, तो बचा कितना? 30,000। तो अगर हम इसका करें कैलकुलेशन तो कैसे करेंगे बेटा? बड़े आराम से यहां पर हो जाएगा। यहां पर क्या क्या आएगा? 30,000 एक एक्सपेंस है, 12,000 रुपए का एक एक्सपेंस है, और 30,000 रुपए का वो जो लीगल एक्सपेंस दिया था वो था। तो ये सब मिला जुला कर हो जाता 72,000। इसका लगा लो बेटा टोटल, यहां पर खर्चों का टोटल आ जाएगा। तो ये एक्सपेंस आ जाता है 37,46,000, और इसकी मदद से बेटा प्रॉफिट आ जाएगा 15,56,500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,56,600 रुपीज। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। ये आपका प्रॉब्लम नंबर अगर हम बात करें कंप्लीट हो जाता है 15 नंबर। जल्दी से देखो इसके अंदर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज अगली प्रॉब्लम पे बढ़ेंगे। जल्दी से यहां तक देखो पहले। देखो बेटा प्रॉब्लम नंबर 15 समझ आया कि समझ नहीं आया? हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा? जरा इसको पढ़ना स्टार्ट करो। नेक्स्ट 15 के बाद में हमने अगली प्रॉब्लम 16 स्टार्ट करनी है। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है लाइफ लाइन जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कह रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी 2020 के बारे में हमें कुछ बातें बता रही है। उसने बेटा हमें सबसे पहले डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड बात बताई और री इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड बातें बता दी। यानी यहां पर डायरेक्ट और री इंश्योरेंस दोनों की बातें बताई जा रही है बेटा। सबसे पहले बेटे क्या बोला जा रहा है? कह रहा प्रीमियम मिला, फिर कह रहा प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, फिर कह रहा क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लेम पेबल और क्लेम रिसीवेबल। यानी पहले आपको प्रीमियम की बहुत सारी बातें बता दी,
फिर क्लेम से रिलेटेड बहुत सारी बातें बता दी। फिर कह रहा है एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट है 3,85,050 रुपए का, ये मैनेजमेंट के एक्सपेंस बता दिए बेटा यहां पर, और अलग से कमीशन बता दिया गया। ये तो नॉर्मल बातें, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। अब पढ़ना, कह रहा हम इसके अलावा कुछ और बातें भी आपको बता रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट पढ़ो, कह रहा है एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड, कह रहा है जो मैनेजमेंट के एक्सपेंस है ना उसमें 56,000 सर्वेयर फी है और 85,000 लीगल एक्सपेंस है, और ये दोनों चीजें क्लेम से रिलेटेड है। तो आपको मैं एक बात बोलूंगा, जो मैनेजमेंट का खर्चा है वहां से आपको दो बातें हटानी पड़ेंगी, यानी मैनेजमेंट का शेड्यूल होता है 4, उसमें से दो आइटम हटा दो और उसे शेड्यूल नंबर 2 का पार्ट बना दो। पहले तो इन दोनों का टोटल लगाना जरा कितना होता है। तो अगर हम इनका टोटल देखें तो 56,000 प्लस 85,000 ये हो जाता है बेटा 1,41,000 रुपए। तो हमें पता है क्या करना है, ये 1,41,000 हमारे क्लेम में ऐड कर दी जाएंगी, और दूसरा यहां से 1,41,000 कर देंगे माइनस। तो हमारा ये खर्चा कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 2,44,050 रुपए का। तो ये शेड्यूल नंबर 4 का आंसर आ जाएगा यहां पर। चलो सर आगे, ये पॉइंट बढ़िया है, इसलिए बेटा इस प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। द नेट प्रीमियम इनकम ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 18-19, बेटा ये हमारा 18-19 नहीं है, ये हमारा ईयर चल रहा होगा 2019 और 2020। ये देखो ना 31 मार्च 2020 हमारी लास्ट डेट है। तो हमारा ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 हमारा करंट ईयर रहा होगा। अब आपको ये लास्ट ईयर के बारे में बता रहा है कि पिछले साल हमने 38 लाख रुपए का प्रीमियम कमाया, जिसपे हमें रिजर्व बनाना था 50%, यानी कह रहा पिछले साल हमारा नेट प्रीमियम था 38 लाख और उस पे हमने यूआरआर क्रिएट किया 50%, और हमने अपनी इच्छा से एडिशनल यूआरआर बनाया 6.5%। इसका मतलब कहने का यह है लास्ट ईयर हमारी कंपनी बेटा 56.5% प्रोविजन बना चुकी। भाई 50% तो एक्ट की रिक्वायरमेंट है और 6.5% इन्होंने एडिशनल यूआरआर बना दिया। आगे कह रहा दिस ईयर द बैलेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड इज 40% ऑफ नेट प्रीमियम, बट कह रहा है इस साल हम क्लोजिंग यूआरआर ओनली 40% बनाना चाहते हैं और 5% का एडिशनल। इसका मतलब आपको क्लोजिंग यूआरआर बनाना है जी 45%। तो फिर से सुनना, हम सिंपल बात करें बेटा तो हमारा ओपनिंग यूआरआर बनाया गया है 56.5 और हमारा क्लोजिंग यूआरआर बन रहा है 45%। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हम यहां पर रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे प्रॉब्लम नंबर 16 के अंदर। चलिए जी, प्रॉब्लम नंबर 16 में रेवेन्यू अकाउंट बनाना वो तो बाद की बातें हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 में पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कंप्लीट करें। तो प्रॉब्लम नंबर 16 यहां पर आ जाओ। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे शेड्यूल नंबर 1 को। और बच्चों शेड्यूल नंबर 1 किससे रिलेटेड है, प्रीमियम से रिलेटेड है। तो आ जाओ, जब प्रीमियम का कैलकुलेशन होगा कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आएगा यहां पर डायरेक्ट बिजनेस, यानी हमारा जो डायरेक्ट बिजनेस है उसके बारे में देखते हैं। तो आराम से प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे सभी बच्चे। ये देखो डायरेक्ट बिजनेस पे हमारा 95,29,400 है। अब डायरेक्ट बिजनेस का ना कोई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बताया ना ओपनिंग बताया, तो बेटा इसी को ले लूंगा मैं। तो ये मान लूंगा 95,29,400। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे ये जो बताया जा रहा है बेटा 12,25,300, ये किससे रिलेटेड है, ये एक्सेप्टेड वाला होगा। तो इसमें प्लस कर देंगे, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है। हमारा आ जाएगा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड वाला अमाउंट है, और ये आ जाएगा 12,25,300 रुपए। अब माइनस करेंगे सीडेड वाला,
री इंश्योरेंस सीडेड। जब आप बात सीडेड की करोगे तो बेटा आ जाएगा 6,69,000, 6,69,000। बस प्रीमियम के ऊपर बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कोई भी आउटस्टैंडिंग वगैरह का कैलकुलेशन नहीं था। प्रीमियम का नोट बड़े आराम से हमने तैयार कर लिया और प्रीमियम का नेट अमाउंट यहां से देखेंगे बेटा, प्रीमियम आ जाता है 1 करोड़ का 1,00,55700। ये हमारा प्रीमियम कैलकुलेट हो गया। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें बेटा यूआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यूआरआर में आपको पता है हमें क्या करना होता है, चेंजेस इन यूआरआर कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम यूआरआर का कैलकुलेशन करवा दें आपको, यानी आपको बेटा सबसे पहले यूआरआर का चेंज निकालना पड़ेगा। बताइए जरा यूआरआर का चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आप एक बात बताओ, करंट ईयर के अंदर, ध्यान से सुनना, करंट ईयर के अंदर हमें यूआरआर बनाना है और करंट ईयर का हमारा यूआरआर का रेट है 40% और एडिशनल बनेगा हमारा कितना, एडिशनल बनना है हमारा 5%। क्लियर है यहां तक। तो मैं या तो ऐसे कर सकता हूं, डायरेक्टली 45% बना दूं या अलग अलग करके दिखा दूं, बात बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा यहां पर। तो आप सर कैसे करना चाहते हो बेटा, मैं तो आपको ऐसे ही करवा देता हूं नॉर्मल तरीके से। इधर देखो, मैं तो एक ही साथ करवा दूंगा नेट प्रीमियम। ये हमारा 1,00,55700। क्लियर है। अब समझने की जरा कोशिश करना। अब आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ यूआरआर मैं ले लूंगा यहां पर 45%, बट मैं क्या मानकर ले रहा हूं, इंक्लूडिंग 5% फॉर एडिशनल यूआरआर, यानी इसके अंदर एडिशनल यूआरआर भी इंक्लूडेड है। क्लियर। हाँ जी। तो अगर आप इसका 45% निकालोगे तो ये आ जाता है 45 लाख, 25,065 ये आ जाता है जी। 45,25,065 रुपए हमारा हमें क्लोजिंग यूआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। ये आ जाएगा क्लोजिंग यूआरआर रिक्वायर्ड। इतना आपको क्लोजिंग यूआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप ये मत कहना सर एडिशनल रिजर्व का है, एडिशनल का 5% इसी में ऐड हो गया बेटा, इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग यूआरआर। जब आप ओपनिंग यूआरआर लोगे तो आपको पता है हमारा पिछले साल का नेट प्रीमियम था 38 लाख रुपए, लास्ट ईयर का नेट प्रीमियम बता दिया बेटा। और पिछले साल 50% तो नॉर्मल बनता और 6.5% एडिशनल, तो पिछले साल बना होगा 56.5। इसके अंदर भी क्या होगा, इंक्लूडिंग क्या है इसके अंदर, ओपनिंग यूआरआर, नहीं, इंक्लूडिंग एडिशनल, इसमें एडिशनल वाला पार्ट इंक्लूडेड है। तो जरा कैलकुलेट करना बेटा, 38 लाख पिछले साल का नेट प्रीमियम है, उसका 56.5% निकालोगे तो ये आ जाएगा 214,700। बहुत बढ़िया, 45,25,065 रुपए। यह आ जाता 23,78,000 कुछ, 23,78,065 रुपए। इतने रुपए का हमें एडिशनल यूआरआर बनाना पड़ेगा। दोबारा सुनो बेटा क्या हुआ यहां। इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया, इसमें बताया गया एक तो नॉर्मल यूआरआर का परसेंटेज, एक बताया जा रहा है कि हमें कुछ एडिशनल भी बनाना है। तो जब हम इस प्रॉब्लम को करने लगे तो हमने क्या देखा कि आपका एडिशनल ईयर एंड पे है 5%, पहले 6.5%। तो मैंने क्या कहा, ये 45% आपको क्लोजिंग मेंटेन करना, तो क्लोजिंग इतना होना चाहिए। और 38 लाख पिछले साल का प्रीमियम है,
उस पे 56.5% का ओपनिंग यूआरआर रखा होगा, तो हमारा चेंज इन यूआरआर आ गया बेटा 23,78,065 रुपए। तो जब रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे इसे माइनस करके दिखा देंगे। क्लियर है यहां तक? अब आ जाता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा, क्या? क्लेम से रिलेटेड, क्योंकि क्लेम पे बहुत सारी बातें बोली गई हैं बेटा। तो अगर हम बात करें यहां तक की बातें खत्म, अब क्लेम की बातें स्टार्ट। तो शेड्यूल नंबर 2 बनाना चालू कर दूंगा बेटा, क्लेम इन कार्ड। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया था, मैं क्या कर सकता हूं, मैं या सीधा सीधा लिख सकता हूं कि डायरेक्ट का क्लेम कितना, डायरेक्ट बिजनेस। जब आप डायरेक्ट बिजनेस पे जाओगे तो यहां से देखो बेटा, ध्यान से देखना, क्लेम, एक सेकेंड, इस बार यहां से देखो, क्लेम पेड 5976, तो ये आ जाएगा 59,76,000। इतना हमने डायरेक्ट बिजनेस पे कर दिया। अब मैं अलग अलग लिखने से बजाय डायरेक्टली प्लस माइनस करके दिखा रहा हूं बेटा। क्लेम पेबल डायरेक्ट बिजनेस पे क्लोजिंग पेबल इतना है, तो 8,08,900 प्लस हो जाएगा, उसी में 808,900 प्लस हो जाएगा, और माइनस कर दो बेटा सीडेड, नहीं माइनस ओपनिंग कर दो 7,892,000, 7,892,000। इससे बेटा डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम आ जाएगा। यानी 3 बार लिखता था पहले, मैं पहले वर्किंग नोट कैसे बनाता था, डायरेक्ट बिजनेस लिखता, फिर उसमें पेड, क्लोजिंग पेबल माइनस ओपनिंग पेबल, उसको मैंने एक ही लाइन में ड्रॉ कर दिया, 5976,000, 808,900 माइनस 7,892,000 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा डायरेक्ट बिजनेस का 5,99,57,000। हाँ जी नालायकों, ये तो क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम। फिर बेटा आप देखोगे ये जो पेड बताया जा रहा है, किसका बताया जा रहा होगा, ये बताया जा रहा होगा एक्सेप्टेड वाले बिजनेस का, क्योंकि बेटा जो एक्सेप्ट करते उसी पे तो देना पड़ता, तो यहां पर आ जाएगा एक्सेप्टेड। तो देखते हैं जरा एक्सेप्टेड पे कितना, 7,18,000 दे दिया, और ये कुछ देने वाले हैं अमाउंट, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे 7,18,000, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग 80,000 और ओपनिंग 1,05,100, 80,000 माइनस 1,05,100 रुपए। जरा बताओ ये कितना आ जाता है। तो सबसे पहले लेंगे 7,18,000 प्लस 80,000 माइनस 105,100, 6,92,900, 6,92,900। इसके बाद की अगर हम बात करें बेटा, तो इसके बाद में ये तो था एक्सेप्टेड, अब माइनस कर देंगे सीडेड, CEDED। अब सीडेड में बेटा हमें क्या होगा, सीडेड के केस में आपको क्लेम मिलेगा, तो यहां पर दिया ना बेटा क्लेम रिसीव्ड 4,95,000, ये वाला काम का पॉइंट आपके, तो 4,95,000 ले लो, इसमें क्लोजिंग रिसीवेबल प्लस कर दो, यहां पर बताया गया है क्लोजिंग रिसीवेबल 1,51,000। बेटा देखो पहले यहां पर क्लोजिंग बता रहा था, फिर ओपनिंग बता रहा था, और रिसीवेबल में पहले क्लोजिंग बता, ओपनिंग बता दिया फिर क्लोजिंग। तो जब भी प्रॉब्लम रीड करो आराम से करना, गलती हो जाएंगी अदरवाइज यहां पर। तो 1,51,000 और इसमें से माइनस करना है आपको 65,000। जरा बताना ये कितना आ जाता है। तो 4,95,000 प्लस 1,51,000 प्लस नहीं माइनस 65,000, 5,81,000 रुपए आ जाएगा ये। अब बेटा क्लेम से रिलेटेड एक्सपेंस भी थे हमारे, कौन कौन से, एक हमारा सर्वेयर फी और एक हमारा लीगल एक्सपेंस, प्लस एक्सपेंस रिलेटेड टू क्लेम, क्लेम से रिलेटेड खर्चे अलग अलग अमाउंट बता देता हूं, 56 और 85, 56 प्लस 85, जिसका हमारा टोटल बनेगा 141, 1,41,000 रुपए। तो यहां से ये माइनस हो जाएगा
और यहाँ पर बेटा इसका बैलेंस बताना ज़रा कितना आता है जी। 5995700 प्लस 692900 माइनस 5,81,000 प्लस 1,41,000, तो ये आ जाता है 62 लाख 48,600 रुपीज। ये क्लेम इनकर्ड का अमाउंट आ गया। किसके अकॉर्डिंग है ये? शेड्यूल नंबर 2 का कैलकुलेशन हो गया बच्चों ये। अब कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं, शेड्यूल नंबर 3। चलिए जी, कमीशन बताना कितना आता है। जब आप कमीशन की बात करोगे तो 2,05,000 डायरेक्ट बिजनेस पे गया आपका, 2,05,000 डायरेक्ट बिजनेस पे जाएगा, डायरेक्ट बिजनेस 2,05,000 प्लस हो जाएगा एक्सेप्टेड वाला। एक्सेप्टेड का अमाउंट है 25,000 और सीडेड का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा यहां से, और सीडेड का अमाउंट है बेटा 28,000 रुपए। तो ये सारी चीजें जरा करना क्या होता है, ये आ जाएगा 2,02,000 रुपए। अब बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अब यहां पर क्या करेंगे, अब हमें रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, तो मैं रेवेन्यू अकाउंट को फटाफट बना दूंगा बेटा। फॉर्मेट आपको याद है ना, रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाया जाता है? ऊपर हमेशा इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखेंगे, बट मैं यहां पर बेटा कोई नाम वाम नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखना। तो यहां पर सबसे पहले क्या आ जाता था आपका, पर्टिकुलर्स आ जाता था, फिर हमारा नोट नंबर आ जाता था, फिर हमारा सर नोट नंबर नहीं आता था, शेड्यूल आता था। यहां पर आ जाता था बेटा शेड्यूल नंबर, और फिर आ जाता था हमारा अमाउंट। सबसे पहले यहां पर क्या आता था, प्रीमियम का अमाउंट आ जाता था, प्रीमियम अर्नड। जब हम प्रीमियम अर्नड के ऊपर जाते थे बेटा, तो सबसे पहले देखो 55,02,000 रुपए ले लेते थे, याद है ना? सर एक सेकंड रुको, कुछ गलत लग रहा है। प्रीमियम ये है हमारा 16 का 100,55700, तो 100,55700। फिर चेंजेज इन यूआरआर निकाला था, तो माइनस हो जाता था चेंजेज इन यूआरआर, चेंजेज इन यूआरआर। और यूआरआर का चेंज बेटा ये निकाला था हमने 23,78,065 रुपए, तो 23,78,065 रुपए ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा टोटल इनकम्स यानी ए। इस प्रॉब्लम के अंदर कोई रेंट, कोई डिविडेंड वगैरह टाइप की आइटम नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा 100,55700 माइनस 23,78,065, 76 लाख 77,635 आ जाता था। ये क्या कहलाता था, ये हमारा टोटल इनकम आ गया। इसमें से बेटा अब हमें क्या लेना है, ये शेड्यूल नंबर 1 खत्म, फिर आ जाता था क्लेम इनकर्ड। अभी अभी बेटा क्लेम इनकर्ड का कैलकुलेशन किया था, ये देखो 62, ये आ जाएगा 6248,600। फिर आ जाता था कमीशन का कैलकुलेशन बच्चों, जो कि है 202,000 शेड्यूल नंबर 3। फिर आता था ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेटा आपको टोटलिटी में बताया गया प्रॉब्लम में 3,85,050 रुपए, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना, 1,41,000 जो क्लेम से रिलेटेड है वो माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाता था ये 2,44,50। नोट नंबर 4 2,44,050 रुपए, इसका टोटल लगाएंगे और लास्ट में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, इसे बोलेंगे टोटल बी।
एक्सपेंस बी, और लास्ट काम होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ए माइनस बी। बताइए जरा कितना आता है। $9,82,985, 9,82,985 रुपए। खर्चों का टोटल आ रहा होगा 66,94,650। ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट भी बनकर तैयार है जी। आपने देखा होगा ज्यादा टाइम हमें किसके ऊपर लगने वाला है, वर्किंग नोट बनाने में हमें बेटा ज्यादा टाइम लगता है, बाकी कैलकुलेशन में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 16 भी खत्म हो जाता है। देखो जल्दी से यहां तक। हाँ जी सर, ये भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 के ऊपर बेटा। सब स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 17 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और प्रॉब्लम नंबर 17 क्या कह रहा है जरा उसको देखते हैं। पढ़ो पहले आप जल्दी से इसे। यहां पर दो अलग अलग डिविजन्स बताए गए हैं, तो बेटा दोनों का अलग अलग रेवेन्यू अकाउंट बनेगा। तो प्रॉब्लम नंबर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो जी, 17 नंबर। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑन 31 मार्च 2017, you are required to prepare revenue account in respect of fire and marine insurance business for the year ended 31 मार्च 2017। बेटा मैंने क्या कहा था, अगर एक कंपनी सिर्फ एक ही डिवीजन में काम करती है तो उसका रेवेन्यू अकाउंट सिर्फ उसी डिवीजन के प्रॉफिट को बताएगा। बट मैंने कहा था अगर एक इंश्योरेंस कंपनी दो डिवीजन में डील करती है तो इंश्योरेंस कंपनी में दो कॉलम बन जाएंगे अमाउंट वाले। अगर जैसे फायर और मारिन का तो फायर और मारिन, अगर तीनों है तो फायर मारिन और मिसलेनियस, तीनों के कॉलम बना दो। याद रखना आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्टिविटी वाइज बताना पड़ेगा, यानी हर डिवीजन का अलग अलग बताना पड़ेगा। पी&एल जो बनता है वो पूरी कंपनी का एक बनता है। मेरी बात को फिर से सुनना, रेवेन्यू अकाउंट एक्टिविटी वाइज बनेगा और पी&एल अकाउंट एज एन होल कंपनी एक साथ तैयार किया जाएगा। तो बेटा ये हमारा फायर डिवीजन और ये हमारा मरीन डिवीजन का बिजनेस है। सबसे पहले बता रहा है आउटस्टैंडिंग क्लेम 1 अप्रैल 2016 हमारा ओपनिंग बैलेंस है, हमने इतना पे कर दिया, इतना यूआरआर बता रहा बेटा, ये आपका ओपनिंग यूआरआर बनेगा। प्रीमियम मिला, एजेंट का कमीशन, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट जिसमें बता रहा लीगल एक्सपेंस रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ क्लेम 10,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली फायर एंड मरीन बिजनेस। 10,000 रुपए का लीगल बेटा फायर वालों का है और 8,000 उनका है। इसका मतलब इस 1,20,000 में तो 10,000 इंक्लूडेड है और इस 90,000 के अंदर 8,000 इंक्लूडेड है। री इंश्योरेंस प्रीमियम का डेबिट बैलेंस, बेटा ध्यान से समझना, री इंश्योरेंस प्रीमियम का डेबिट है मतलब प्रीमियम को हमने डेबिट किया। प्रीमियम बेटा इनकम होती है, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर प्रीमियम डेबिट किया जा रहा है तो अपने दिमाग पे जोर डालो। इन्होंने देखो री इंश्योरेंस प्रीमियम ये नहीं बताया ये एक्सेप्टेड है या सीडेड है, तो बेटा ये कह रहा है प्रीमियम को डेबिट किया गया यानी प्रीमियम पे किया गया। और प्रीमियम जब भी डेबिट होगा तो याद रखना वो आपको सीडेड वाले बिजनेस की बात कर रहा है। बेटा एक्सेप्टेड पे प्रीमियम आएगा तो प्रीमियम आपकी बुक में क्रेडिट किया जाएगा और प्रीमियम जब जाता है तो डेबिट किया जाता है, तो ये आपका सीडेड वाला बिजनेस बता रहे हैं यानी माइनस करना है। आगे द फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट आर ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, जैसे क्लेम आउटस्टैंडिंग बताया जा रहा है फायर का इतना और मरीन बिजनेस का इतना।
प्रीमियम आउटस्टैंडिंग बताया जा रही है रेंट का इतना और इतना। रिजर्व फॉर यूआरआर टू बी मेंटेन 50% एंड 100% नेट प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस रिस्पेक्टिवली। मैनेजमेंट के खर्चे ये रेंट पे ड्यू है 20,000 और 10,000। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में उन्होंने अलग से आपको नोट बताई। यहां पर बेटा मैंने फॉर्मेट बनाकर रखा हुआ है, सारी बातें मैं फॉर्मेट में डाल दूंगा, बट हमें कैलकुलेशन तो अलग से करनी पड़ेंगी ना यहां पर, तो क्यों ना हम अलग से कैलकुलेशन कर ले पहले। चलिए सर पहले हमारा काम स्टार्ट करते हैं हम। पहले अपने को वर्किंग नोट बनाने चाहिए यहां पर। इसे करने के लिए पहले आपको वर्किंग नोट आने चाहिए बेटा। वर्किंग नोट बनाने के बाद ही आप आगे बढ़ो। जी सर, तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर हम कर रहे हैं 17। चलिए सर, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, शेड्यूल नंबर 1। इस बार ध्यान देना, जब आप शेड्यूल नंबर 1 बनाओगे तो इस बार आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। प्रीमियम, प्रीमियम अर्न की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? 2 कॉलम का मतलब क्या है, एक बनेगा बेटा फायर से रिलेटेड, 2 बिजनेस है ना आपकी इस बार, और एक मरीन से रिलेटेड। पहले तो क्या होता था, एक ही होता था तो बस सीधा अमाउंट लिखना स्टार्ट कर देते थे। इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले जब आप फायर का लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहां पर आ जाओ बेटा। सबसे पहला काम करते हैं, प्रीमियम हमें मिला 9 लाख रुपए और 6,60,000 रुपए। चलिए ठीक है, अब सर हम इसको करें तो कैसे करें। प्रीमियम के बारे में और क्या क्या बताया जा रहा है, प्रीमियम पेड भी बताया जा रहा है, चलो ठीक है, और प्रीमियम के लिए आउटस्टैंडिंग भी बताया जा रहा है। ₹9 लाख मिला, 6,60,000 मिला। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ध्यान से समझना बेटा। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, पहले मैं लिख देता हूं डायरेक्ट बिजनेस को, बट डायरेक्ट बिजनेस में दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा। पहले इसका कैलकुलेशन कर लो, 9 लाख रुपए, इसमें हम ले लेंगे 9 लाख रुपीस, और 9 लाख रुपए लेने के बाद बेटा यहां पर आपको प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ईयर एंड का बताया गया फायर पे 60,000 रुपए, तो इसमें बेटा 60,000 प्लस कर देंगे। अब पॉइंट ये है कि आपको ओपनिंग का कोई बैलेंस नहीं बताया, मैं वही देख रहा हूं, ओपनिंग का प्रीमियम का कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं बताया, तो ये सीधा सीधा यहां पर चला जाएगा 9,90,000 में। और ऐसे ही बेटा अब हम दूसरे डिवीजन का कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 6,60,000 रुपए है, और ये आउटस्टैंडिंग है जी 30,000, तो 6,60,000 प्लस 30,000, ये आ जाता है आपका 6,90,000 रुपए। चलो बहुत बढ़िया, ये डायरेक्ट बिजनेस की बातें हो जाती हैं। फिर बेटा यहां पर री इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट बताया गया, इसका मतलब ये माइनस होगा, तो आ जाएगा री इंश्योरेंस डेबिट। अब डेबिट अलग अलग बता दिया गया, 50,000 और 30,000, तो यहां से 50,000 माइनस हो जाएगा, और यहां से जी 30,000 माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में जरा बताना कितना कितना आ रहा है। बिल्कुल बेटा, फायर का अमाउंट 9,60,000 होगा, ये थोड़ा गलत नोट कर दिया, 9,60,000, और 9,60,000 माइनस कर दो 50,000, ये आ जाएगा 9,10,000 रुपए, और 6,90,000 माइनस 30,000, ये आ जाएगा 6 लाख।
ये बेटा देखो गलत पढ़ लिया ना, ये 40,000 आउटस्टैंडिंग था बेटा, तो थोड़ा सा देखो पढ़ने में गलती करनी, तो ये गलत हो गया ना, ये 40,000 है, तो ये बनना चाहिए 7 लाख रुपए का। 7 लाख रुपीज आएगा बेटा यहाँ पर, और इसमें से 30,000 माइनस कर दोगे तो 6,70,000। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका नेट प्रीमियम। शेड्यूल नंबर 1 बन गया बेटा। फायर डिवीजन का अलग से निकाल लिया और मरीन डिवीजन का अलग से कैलकुलेशन कर लिया। अब आ जाता है बेटा यूआरआर का पॉइंट कहां पर है। यूआरआर हमें बनाना है 50% और 100%, तो दोनों का मैं यूआरआर कैलकुलेट कर लेता हूं। यूआरआर, जब आप यूआरआर निकालोगे तो वही दो बातें आप अलग अलग लिखो, फायर का और मरीन डिवीजन का, दोनों डिपार्टमेंट हम अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहला काम हमारा यहां पर आने वाला है, अगर हम सबसे पहले की बात करें तो नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम का अमाउंट बताओ आप। 9,10,000 प्लस 6,70,000। चलिए ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए कहलाएगा। परसेंटेज ऑफ यूआरआर, आपको यूआरआर कितना मेंटेन करना है, ये पॉइंट बी कहलाएगा। यूआरआर का रेट बताया गया है 50 और 100%, यहां पर बनाना है 50% और यहां पर बनाना है 100%। तो इसकी मदद से क्या आ जाएगा, क्लोजिंग यूआरआर आ जाएगा। क्लोजिंग यूआरआर ए इंटू बी कर देंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,10,000 का 50% कितना होता है, 4,55,000, और इस पे तो पूरा का पूरा 6,70,000। इसमें से आप माइनस कर दो, क्या माइनस कर दोगे, ओपनिंग यूआरआर माइनस ओपनिंग यूआरआर अगर आपका है तो माइनस ओपनिंग यूआरआर। देखते बेटा ओपनिंग यूआरआर कितना अपना। जब हम ओपनिंग यूआरआर पे गए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको यहां पर दिया हुआ था कहीं पर 4 लाख रुपए और 2,80,000 रुपए, तो 4 लाख और 2,80,000 रुपए। तो पहले वाले डिवीजन के ऊपर आपका चेंजेज आया 55,000 रुपए का, और दूसरे वाले में 6,70,000 माइनस 2,80,000, 3,90,000 का चेंज यहां पर आया। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आ गया। ये हमारा बेटा काम कंप्लीट हो जाता है यहां तक कि अगर हम बात करें तो यूआरआर का एडजस्टमेंट भी आ गया यहां तक। हाँ जी सर, अब आपको यहां पर आना पड़ेगा। यहां पर हमने फॉर्मेट बना रखा बेटा, ये देखो यहां पर आ जाएगा 9,10,000 और दूसरे का कितना आया था बेटे 6,70,000 रुपए। अब हमारे पास यहां पर माइनस करना पड़ेगा चेंजेस इन यूआरआर। यूआरआर का चेंज बेटा अभी अभी कैलकुलेट किया आपने 55,000 और 3,90,000, तो यहां पर मैं सीधा फॉर्मेट में डाल दूंगा 55,000 रुपए और 3,90,000 रुपए। मुझे नहीं लगता इस प्रॉब्लम में कोई डिविडेंड विविडेंड की एंट्री है कहीं पर, देखना जरा। नहीं, बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह के बारे में तो है ही नहीं। तो अगर हम इसका बैलेंस निकालें बेटा यहां पर, तो ये हमारे टोटल इनकम आ जाएंगे। भाई ना कोई प्रॉफिट सेल वगैरह है, रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, ना कोई अदर इनकम है, ना कोई इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है, तो ये आ जाता है 6,70,000 माइनस 3,90,000। यहां पर आपका प्रीमियम का इनकम आएगा 2,80,000 और 9,10,000 माइनस 55,000 ये आ जाएगा 8,55,000। ये हमारा पहला काम कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है बेटा क्लेम इनकर्ड के बारे में। चलो तो नोट नंबर 2 बनाते हैं जी। शेड्यूल नंबर 2 मतलब
क्लेम इनकर्ड, अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें भी। जब क्लेम इनकर्ड पे जाएंगे तो देखें क्या क्या दिया हुआ आपको। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बताया गया और क्लेम पेड बताया गया है, ठीक है, और नीचे आपको क्लेम का क्लोजिंग भी बताया गया है। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं ना, क्लेम का जब कैलकुलेशन करेंगे बेटा, आ जाओ यहां पर, तो हम दो डिवीजन बना देते हैं, एक फायर और एक दूसरा ये वाला। आप अलग अलग भी कैलकुलेशन कर सकते थे, मैंने एक साथ कर रहा हूं इसलिए मैं एक ही टेबल में बना दूंगा। तो यहां पर आ जाएगा, मैं तो ये मानूंगा ये डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड है, और कुछ तो बताया नहीं बेटा यहां पर। तो जब शेड्यूल नंबर 2 की क्लेम की कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्लेम पेड वगैरह जो कुछ भी है वो ले लेंगे यहां पर। तो कैसे करोगे सर? मैं पहले ले लूंगा बेटा 2 लाख रुपए, पहले फायर का कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 2 लाख रुपए ले लूंगा, और 2 लाख रुपए के अंदर हमारा ओपनिंग वाला 56,000 माइनस कर दूंगा। भाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो माइनस हो जाएगा, और ईयर एंड का क्लोजिंग ले लेंगे, वो आ जाएगा फायर का 20,000 रुपए। अब हमें इन्होंने बताया नहीं था बट फिर भी मैंने डायरेक्ट बिजनेस लिख दिया था, या आप ऐसे भी लिख सकते थे क्लेम, यहां पर आप ऐसे भी लिख दो, अगर हेडिंग नहीं लिखना चाहते तो क्लेम्स कितना कितना, तो 2 लाख प्लस 20,000 माइनस 56,000 रुपए, यह आ जाता 1,64,000 रुपीज। इसी तरीके से दूसरे वाले डिवीजन पे भी कैलकुलेशन करो, 1,60,000 पेड है हमारा, तो 1,60,000 ले लेंगे पेड वाला पार्ट, पेड वाला अमाउंट आ जाएगा। पेड वाले के बाद में हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 14,000, इसे माइनस कर देंगे, और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है वो लास्ट में दिया होगा 30,000, वो इसमें से ऐड कर देंगे बेटा। तो इसकी मदद से क्या आ जाएगा आपका दूसरे वाले डिवीजन का अमाउंट आ जाएगा जी, कितना आ रहा है, तो आ जाएगा 1,60,000 प्लस 30 माइनस 14,000, 1,76,000। और इसके बाद में हमें ले लेंगे, इसके अंदर अगर हम बात करें इसके बाद में, यहां पर बेटा बताया था ना, लीगल एक्सपेंस बताए गए थे, तो लीगल एक्सपेंस क्लेम का ही पार्ट बनेगा। अरे बेटा लीगल एक्सपेंस को क्लेम में ऐड कर दोगे तो अलग से यहां पर लिख देंगे लीगल एक्सपेंस, तो यहां पे लीगल एक्सपेंस आएगा 10,000 और यहां पर आ जाएगा 8,000। तो अब इसका टोटल लगा लो, ये क्लेम इनकर्ड आ जाएगा बेटा यहां पर। तो क्लेम इनकर्ड की कैलकुलेशन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करवा दिया, और जो लीगल एक्सपेंस है उसे भी सेटल्ड करवा दिया यहां पर। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसकी अमाउंट आ जाती है दोनों की अलग अलग। तो क्लेम इनकर्ड अगर हम देखें सीधा सीधा 1,74,000 और 1,84,000। इसके बाद में हमें क्या करना है, कमीशन के बारे में कुछ बताया गया है क्या बेटा इस प्रॉब्लम में? कमीशन कहां पर है जी? तो देखो क्या क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रीइंश्योरेंस सॉरी प्रीमियम रिसीट हो गया, एजेंट कमीशन डायरेक्टली दिया हुआ 80 और 40। तो एक काम करते हैं ना, हम तो सॉल्यूशन तैयार कर रहे थे, तो यहां पर लाकर कितना लिखोगे जब सॉल्यूशन पे जाएंगे? तो क्लेम इनकर्ड इसका तो था 1,84,000 और यहां का था 1,74,000। कमीशन आपको डायरेक्टली पता है तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, 80,000 और 40,000 रुपए। बेटा कमीशन पे कोई आउटस्टैंडिंग नहीं बताया था, तो कमीशन
कमीशन का अमाउंट सीधा सीधा आ जाएगा आपका 80,000 और 40,000। फिर आ जाता है बेटा यहां पर मैनेजमेंट एक्सपेंस, तो शेड्यूल नंबर 4 बना देता हूं उसका एक्सपेंस का। वही काम होगा बेटा, एक फायर का बनेगा कॉलम और एक मरीन डिवीजन का बनने वाला है। आपको प्रॉब्लम के अंदर मैनेजमेंट के खर्चे 1,20,000 और 90,000 दिए गए हैं। तो आप एक्सपेंस जब दिखाओगे बेटा तो फायर डिवीजन में क्या करोगे, 1,20,000 में से 10,000 लीगल एक्सपेंस के थे वो हटा देंगे। अरे बेटा 10,000 वो लीगल एक्सपेंस है जो क्लेम से सेटल्ड होना था। एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। यहां पर एक्सपेंस पे कुछ आउटस्टैंडिंग भी बताया गया है 20,000 और 10,000। ठीक है। दोबारा करते हैं, मैनेजमेंट के खर्चे यहां पर आ जाओ 1,20,000। तो हम क्या कहेंगे, 1,20,000 हमारे टोटल मैनेजमेंट एक्सपेंस, जिसमें से 10,000 हमने इसलिए माइनस कर दिए क्योंकि 10,000 का खर्चा क्लेम से रिलेटेड था, उसको डायरेक्टली क्लेम में ऐड करवा दूंगा। और आउटस्टैंडिंग हमारा मैनेजमेंट खर्चे जी 20,000, वो 20,000 बेटा यहां पर ऐड हो जाएगा। इसका अमाउंट आ जाएगा 1,30,000। और दूसरे डिवीजन के खर्चे थे 90,000 और 90 में से पहले करोगे आप 8,000 माइनस। बेटा 90,000 टोटल था ना, उसमें से लीगल एक्सपेंस हटा दो, जो आपका क्लेम में ऐड कर दिया गया ना बेटा। लीगल एक्सपेंस जो क्लेम से रिलेटेड थे वो मैनेजमेंट एक्सपेंस में से हटाकर किसका पार्ट बना देंगे बेटा, उसे डायरेक्टली हम किसका पार्ट बनाएंगे, समझो बात को, उसे हम डायरेक्टली क्लेम का पार्ट बना देंगे। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं, 10,000। ये आ जाएगा जी 92,000। अब लगा लो इसका टोटल 1,30,000 और 92,000। बस अब जाकर आपका प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। इन सारी बातों को यहां लेकर आ जाओ बेटा, 1,30,000 प्लस 92,000, ये आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। ये आ जाता है 3,16,000। तो यहां तो आपको लॉस हो गया बेटा, तो आपको लॉस अराइज हो गया कितने रुपए का, पहले वाले केस में 36,000 का ऑपरेटिंग लॉस है। तो मैंने ब्रैकेट बना दिया। और यहां पर बेटा प्रॉफिट आ जाएगा 4,71,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाता है इस पे। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको लिखना प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम फायर मरीन इंश्योरेंस। ये 4,71,000 पॉजिटिव फिगर है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये नेगेटिव फिगर है, इसे हम लॉस कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। ये अलग अलग डिवीजन है बेटा, ये फायर डिवीजन का कॉलम आ जाएगा, ठीक है जी। तो दोनों बिजनेस से हमारा फायदा और नुकसान हमारे सामने आ जाता है। तो ये हमारा बेटा प्रॉब्लम नंबर 17 का सॉल्यूशन बनकर तैयार है। देखो जरा क्या ये समझ आ गया आपको? हाँ जी सर, ये हमें समझ आ गया, नोट कर लिया होगा बेटा यहां तक। हाँ जी बेटा, इसके बाद में हम प्रॉब्लम नंबर करते हैं हमारी 18। इसके अंदर बेटा मैं आपको जहां जहां दिक्कत होंगी वो बता देता हूं, बाद में कुछ पार्ट इसका आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, पढ़ना। 18 नंबर क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2020 the books of Ocean Insurance Company Limited which is engaged in marine insurance business prepare the revenue account। रेवेन्यू मांगा गया है। देखो बेटा यहां से आप प्रीमियम निकाल लोगे, ये 22 लाख, इसमें 1,20,000 माइनस कर दोगे, 1,80,000 प्लस कर दोगे, इससे आपका डायरेक्ट बिजनेस का प्रीमियम आ जाएगा
इससे बेटा एक्सेप्टेड का आ जाएगा, और ये वाली जो चीजें है ना इसको सेटल करोगे 2.5 लाख में, ये 22,000 माइनस करके 40,000 प्लस करके इससे सीडेड का आ जाएगा आपका। तो मुझे लगता है ये तो बड़े आराम से कर पाओगे आप प्रीमियम वाला काम। ऐसे बेटा आप क्लेम भी कर पाओगे और ऐसे बेटा आप कमीशन का भी कैलकुलेशन कर लोगे। यहां पर गलती कहां पर हो जाती है बच्चे से, यहां पर बेटा आपको अदर एक्सपेंस के बारे में बोला जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जब आप अदर एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे वो समझने की कोशिश करो बेटा। यानी हमें अदर एक्सपेंस यहां पर देखने पड़ेंगे। पहले देखो क्या क्या बताया जा रहा है। अदर एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड विद द बिजनेस आर एज अंडर, कह रहा सैलरी आपकी है 2,50,000, तो सैलरी आ जाएगा बेटा एक तो 2,50,000 का, रेंट आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ जाएगा। अब देखो यहां पर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपको 1,10,000 बताया गया, बट नेट अमाउंट बताएगी 24,000 रुपए का टैक्स है। तो आप क्या करोगे, इसे ग्रॉस कर दोगे कैसे, 1,10,000 में बेटा 24,000 प्लस कर देना और इस अमाउंट को आप ले जाओगे बेटा 1,34,000 को कहां पर, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट। जब आप बनाओगे अपना रेवेन्यू अकाउंट तो वहां पर 1,34,000 ऐड हो जाएंगे। लीगल एक्सपेंस बेटा 50 है, जिसमें से 15,000 क्लेम से रिलेटेड है। तो बेटा यहां पर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सेट, चलो मैं करवा दे, ये वैसे कर पाओगे बेटा, मैं बता देता हूं आपको। आप यहां पर शेड्यूल नंबर 4 जो बनाओगे ना बेटा, शेड्यूल नंबर 4, उसमें एक तो सैलरी ले लेना। शेड्यूल नंबर 4 की कैलकुलेशन बता देता हूं मैं। सैलरीज आ जाएंगे बेटा 2.5 लाख रुपए की, यहां पर रेंट आ जाएगा बेटा आपका यहां पर 15,000 रुपए का, प्रिंटिंग आ जाएगी बेटा आपकी यहां पर 22,000 रुपए की, इंटरेस्ट ये बेटा इनकम में चला जाएगा 1,10,000 प्लस 24,000 प्लस करोगे तो 1,34,000 इंटरेस्ट रेंट और डिविडेंड के नाम से दिखाया जाएगा। लीगल एक्सपेंस 50,000 में जिसमें 15,000 क्लेम में ऐड कर दोगे तो बाकी का लीगल एक्सपेंस यहां पर आ जाएगा 35,000। इसका टोटल लगाओगे तो आपका शेड्यूल नंबर 4 का अमाउंट आ जाएगा 2.5 लाख प्लस 15,000 प्लस 22,000 प्लस 15,000, सॉरी 35,000, तो आ जाएगा 3,22,000। ये आपका शेड्यूल नंबर 4 का कैलकुलेशन आ जाएगा। जब आप शेड्यूल नंबर 2 बनाओगे तो उसमें ये क्लेम प्लस कर देना, कमीशन आप आराम से कर लोगे 1,40,000 प्लस 12 माइनस 16, तो 1,40,000 प्लस 12 माइनस 16,000, तो ये आ जाएगा 1,36,000 अगर आप कमीशन निकालोगे तो। अब बेटा क्लेम और आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना आता ही है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, हमारे पास बेटा बैलेंस ऑफ फंड का मतलब क्या है, यूआरआर को फंड के नाम से भी बोला जाता है, जाना जाता है। तो फंड का मतलब है यहां पर यूआरआर यानी अनरियलाइज्ड रिस्क रिजर्व की बात की जा रही है बेटा। हमारे पास यूआरआर अकाउंट का बैलेंस है 25,50,000, ये ओपनिंग यूआरआर है बेटा। इट वॉज डिसाइडेड टू मेंटेन, और लास्ट में से इतना मेंटेन करना 24,55,950, यानी इस प्रॉब्लम में आपके लिए बढ़िया क्या हो गया, इस प्रॉब्लम में आपके लिए बढ़िया हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम में आपको बेटा यूआरआर कैलकुलेट ही नहीं करना, यूआरआर कैलकुलेट नहीं करना, उल्टा यूआरआर आपको बताया है ओपनिंग में इतना था और क्लोजिंग तो बेटा कम रुपए का मेंटेन हो रहा है, तो चेंज इन यूआरआर निकालो पहले। तो कितना 25,50,000 माइनस 24,55,950, तो 94,050 रुपए। ये बेटा आपका जो आएगा ना 94,050, ये आपके रेवेन्यू अकाउंट में प्लस किया जाएगा, ये याद रखना। अरे बेटा इस बार ओपनिंग यूआरआर ज्यादा है, क्लोजिंग कम मेंटेन करना है,
तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी ना, यूआरआर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू अकाउंट में ये जाकर प्लस हो जाएगा 94050। यानी आप समझना मेरी बात, जो आपको प्रीमियम की अमाउंट आएगी ना उसमें इस अमाउंट को और ऐड कर देंगे टोटल इनकम जानने के लिए। ठीक है जी, तो आप इसे कर पाओगे। इसका मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता देता हूं कितना आएगा। इसका जो फाइनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना है बेटा वो आएगा आपका यहां पर 3,18,000, 3,18,050 रुपए। प्रॉब्लम नंबर 18 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतने रुपए आएगा। यहां पर यूआरआर बेटा आपको कम मेंटेन करना, पहले से ज्यादा है तो वो उसको इनकम में ऐड करवा देंगे। और एक प्रॉब्लम बेटा यहां पर और बची हुई थी, उसको भी ट्राई करके आना। प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 12 एक आपको ऐसी है बेटा, ये भी प्रॉब्लम, एक ये वाली प्रॉब्लम भी ट्राई कर आनी है। तो हमने दो प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दे दी, कौन कौन सी, प्रॉब्लम नंबर 12 और प्रॉब्लम नंबर 18। दो प्रॉब्लम्स आपको मैंने होमवर्क में प्रोवाइड करवा दिए बेटा, जो आपको कल वाली क्लास से पहले पहले आज जाकर आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से अगर हम अब बात करें बेटा, अब हमारा रेवेन्यू अकाउंट एकदम खत्म हो जाता है। अब हमारे पास यहां पर अगर कुछ बचता है तो वो बचता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी का P&L अकाउंट बनाना। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां जो P&L अकाउंट बनेगा बेटा ध्यान से समझना, वो P&L अकाउंट आपका एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। यानी एग्जाम के लिए ये जो 18 प्रॉब्लम है ना, 1 से लेकर 18 तक, अगर हम इन प्रॉब्लम को बढ़िया से करके जाएंगे तो आप यकीन माना यहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर आने वाली है। क्योंकि आज तक जितनी भी बार उन्होंने प्रॉब्लम्स पूछे हैं वो हमेशा रेवेन्यू अकाउंट का प्रॉब्लम देते हैं, या आपसे वो कमीशन कैलकुलेट क्लेम कैलकुलेट करवा लेंगी, या प्रीमियम कैलकुलेट करवा लेंगी, या ज्यादा से ज्यादा वो यूआरआर का अकाउंट मांग लेंगे, उसकी जर्नल एंट्री मांग लेंगे, यानी यूआरआर वाली एडजस्टमेंट वो दे सकते हैं। बट ज्यादा चांसेस मैंने बताया ना आपको किस चीज के हैं, यहां पर सबसे ज्यादा चांसेस जो रहने वाले हैं बेटा वो रहेंगे आपके, हमेशा याद रखना, किसके अंदर, आपके रेवेन्यू अकाउंट। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, आते ही सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट तो कंप्लीट हो चुका है, P&L का पहले मैं फॉर्मेट लिखवाऊंगा, उसके कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, और उसके बाद अगली क्लास में बेटा हम P&L की कुछ प्रॉब्लम्स आपको कवर करवाने वाले हैं। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही पार्ट कवर होना है। प्रॉब्लम नंबर 12 और 18 आपका होमवर्क है, बाकी की बातें हम अगली क्लास यानी नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। बट एक बार इतना पार्ट जरूर करके आना, कोई डाउट होगा तो कल आपको बेटा उसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है जी।